प्रिय छात्रों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सावले सपनों की याद, उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा कि सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। इन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय पक्षियों को ही समर्पित किया। इनकी आंखों पर हर समय दूरबीन लगी रहती थी और लेखक ने बताया कि इनकी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतारी गई थी। इसमें एक पैसेज में जो इसके राइटर है जाबिर हुसैन जी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। माखन भरे बर्तन फोड़े थे उन्होंने और दूध और छाली से अपना मुंह भरा हुआ था। लेकिन ये सब कब हुआ था इसका हमें पता नहीं है। आज भी वृंदावन के निवासी जब सूर्य उदय होने से पहले उस नदी की तरफ जाते हैं जहां पर गोपियां स्नान करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनके कपड़े चुरा लेते थे, तो आज भी उनको यही अनुभव होता है कि जैसे कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण जी वापस लौट आएंगे। और जैसे निधिवन में जो वाटिका का माली होता है, वह सैलानियों को हिदायत देता है कि आप अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाइए, क्योंकि वहाँ रात के समय जो भी रुकता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सालिम अली के बारे में लेखक ने बताया कि वे कमजोर काया वाले व्यक्ति थे और इनकी मृत्यु 100 वर्ष होने में कुछ ही समय बचा था तब हुई थी और शायद इनकी मृत्यु कैंसर जैसी बीमारी से ही हुई थी। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों को समर्पित किया और इसमें महत्वपूर्ण योगदान इनकी पत्नी, जो इनकी सहपाठी भी थी, जिनका नाम था तहमीना, इन्होंने इनकी काफी मदद की थी। सालिम अली से अलग लेखक ने एक अन्य पक्षी प्रेमी और पक्षियों पर कविता लिखने वाले कवि, जिनका नाम था D.H. लॉरेंस, इनका भी वर्णन किया है। इनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। इन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों पर कविताएं लिखते हुए ही समर्पित कर दिया था। आज भी लेखक को यह अनुभव नहीं हो रहा है, ये यकीन नहीं आ रहा है कि सालिम अली इस दुनिया से जा चुके हैं। उनको आज भी यही लगता है कि शायद कुछ ही समय बाद अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ सालिम अली वापस से आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और नई नई बातें जो इसमें आज हम पढ़ेंगे उसको याद भी रख करते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो अब तक हमने पढ़ा कि वो एक सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। इनसे अलग इनका एक अन्य रूप हमारे सामने आ जाए हैं कि एक बार केरल में एक वैली थी जिसका नाम था साइलेंट वैली। उस वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, जो वैली थी उस पर रेगिस्तानी हवा के झोंके आ रहे थे, तो उन झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह कौन थे? वे प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री केरल के, यानी कि वो उस समय के प्रधानमंत्री जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। उनसे वो मिले। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, वे कैसे थे? वो भी बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। और पर्यावरण के संभावित खतरे क्या थे? खतरा ये था कि जो रेगिस्तानी हवा के झोंके आ रहे थे, उनसे जो फसल थी वह खराब हो रही थी, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे थे। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पक्षी भी अपने आप ही वहां से चले जाएंगे। तो बहुत सारे खतरे थे उस समय पर्यावरण के। तो उनका संभावित खतरा जो था, उनका जो चित्र सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने रखा, उसने चौधरी चरण सिंह की आंखें नम कर दी। मतलब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे भी रोने लग गए। आज सालिम अली नहीं हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। चौधरी साहब भी नहीं हैं और जो प्रधानमंत्री थे, जो अनुभवी थे, वे भी नहीं हैं। आज कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? तो क्या कोई अन्य ऐसा अनुभवी व्यक्ति है सालिम अली और चौधरी साहब से को छोड़कर, जो सोंधी माटी होती है प्यारे बच्चों, जैसी मिट्टी होती है ना, उस पर जैसे बारिश गिरती है तो उससे ना खुशबू आनी शुरू होती है, वो होती है सोंधी माटी।
उस पर उगी जो फसलों के बीच है एक नए भारत की नींव, नए भारत की नींव यानी कि हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो प्रकृति है, इसके प्रति जो खतरे हैं, इसका जो चित्र सालिम अली ने उस समय रखा था, क्या कोई उसके बाद भी प्रकृति के बारे में इतना सोच पा रहा है? कौन बचा जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? क्या कोई अब है ऐसा जो हिमालय पर जहाँ बर्फ गिरती है और लद्दाख जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, इन बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की? तो यहाँ भी पक्षी ऐसे होते हैं जो बर्फीली जमीन पर जीवित रहती हैं। तो क्या कोई सालिम अली से अन्य व्यक्ति है जो इन पक्षियों के बारे में वकालत करेगा? वकालत मतलब ये कैसे जीवित रहते हैं, इनको क्या क्या जरूरतें होती है, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं इत्यादि। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये एमसीक्यूज में हमारा क्वेश्चन बन सकता है। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है, क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो यानी कि एक चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुभव किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। देखो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने सालिम अली के बारे में पढ़ा है। इनसे अलग एक अन्य व्यक्ति है जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। ये कौन थे? ये पक्षियों पर कविता लिखने वाले थे, पक्षी प्रेमी थे और उन पर कविता भी लिखते थे। तो जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो लोगों ने उनकी पत्नी, जिसका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, और सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने कहा कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखो, यानी D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखो। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। अगर D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस चाहती तो वह बहुत सारा अपने पति के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि उनको सारा पता था उनके बारे में। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। उन्होंने कहा कि मैं लॉरेंस के बारे में नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। उसने कहा कि मुझसे ज्यादा तो हमारे घर की छत पर जो गोरैया यानी कि जो चिड़िया बैठती है ना, वह मुझसे ज्यादा लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। उसने कहा कि ये जो गोरैया हमारी छत पर बैठे रहते हैं, यह लॉरेंस के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। फ्रीडा ने कहा कि जो मेरे पति थे D.H. लॉरेंस, वे सचमुच बहुत ही खुले दिल के और सादे दिल, सच्चे दिल के आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है। उसने कहा जैसे वो मेरे पति है तो मेरी नस नस में, मेरे हर एक अंग में वो समाये हुए हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। तो इन्होंने कहा कि फिर भी मैं अपने पति के बारे में अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से आपको व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो उसने कहा कि ये जो हमारी छत पर गोरैया बैठती है, यह मेरे पति के साथ साथ शायद मेरे बारे में भी, हम दोनों के ही के बारे में हमसे ज्यादा ही जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल आदमी कौन, जटिल प्राणी कौन? जिन्होंने उनको समझने की कोशिश ही नहीं की थी कभी। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने थे? बचपन में वो एयरगन से खेल रहे थे और एयरगन से जैसे एयरगन चलाई उन्होंने तो उससे एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गई, और जब उसने घायल उस नीलकंठ वाली गोरैया को देखा तो उसी दिन से ये पक्षी प्रेमी बन गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। काफी प्रसिद्धि इनको मिली, काफी शोहरत इनको मिली, लेकिन इनका जो विश्वास था, पक्षियों के प्रति जो प्रेम था, एक पल के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जैसे D.H. लॉरेंस ने अपना समस्त जीवन पक्षी के प्रति प्रेम और पक्षियों पर कविताएं लिखते हुए व्यक्त कर दिया, सेम ऐसे ही जो सालिम अली थे, इन्होंने अपना समस्त जीवन पक्षियों के प्रति प्रेम, उनकी देखभाल के लिए व्यक्त कर दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है? जैसे सागर होता है ना, उसमें बीच में एक छोटा सा ऊंचा सा स्पेस होता है, तो उसको टापू कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकृति की दुनिया है ना, इसमें जो सालिम अली है वो एक टापू नहीं बल्कि क्या, एक अथाह सागर, जिस सागर को पार करना असंभव है, ऐसे सागर के रूप में बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं।
जो लोग सालिम अली के बारे में अच्छे से जानते थे कि ये भ्रमणशील स्वभाव है, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और यायावरी भी वही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, जो इस स्वभाव के बारे में जानते थे सालिम अली के, तो वे लोग ना आज भी यही सोच रहे हैं कि शायद वो आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं। कब निकले हैं? यानी उनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो उस वक्त लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि ये तो शायद पक्षियों की खोज में ही गए हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और वे क्या महसूस करते हैं अभी भी कि कुछ ही समय बाद ये अपने गले में लंबी सी दूरबीन लटकाकर अपने खोजपूर्ण नतीजे मतलब कि मैंने इन पक्षियों को खोजा, ये इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरह से वो अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जब तक सालिम अली वापस नहीं आती तो क्या हम उनको गया हुआ मान लिया जाए कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। जाबिर जी कहते हैं कि मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। उन्होंने कहा कि आज मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली क्या तुम वापस आओगे।